एक कहावत है, अगर तुम मुझे एक बार धोखा दो तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए, अगर तुम मुझे 2 बार धोखा दो तो शर्म मुझे आनी चाहिए। अगर पुतिन शर्म महसूस करने में सक्षम होते तो इस वक्त उनके पूरे शरीर में शर्म दौड़ रही होती। रूस को हाल ही में कुर्स्क क्षेत्र के एयरफील्ड पर अपमान झेलना पड़ा। रूस ने देश की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक के पीछे एक फाइटर जेट छुपाया था। यूक्रेन ने उन दोनों को नष्ट कर दिया, पहले एक फिर दूसरा। एक अजय हथियार को जलाकर राख कर दिया गया है। रूस को ड्रोन हमलों में 2 बार मूर्ख बनाया गया है। ये शर्मनाक है, अपमानजनक। लेकिन अब तो रूस के लिए ये आम बात हो गई है। इन दिनों हम कालिनो एयरफील्ड जा रहे हैं जो कुर्स्क के केंद्र से करीब 7 किलोमीटर पूर्व है। वो ओब्लास्ट शायद आपको कुछ याद दिलाए। अब तक यूक्रेन युद्ध में रूस की सबसे बड़ी बेइज्जती वहीं हुई थी। अगस्त 2024 में यूक्रेन ने जवाबी घुसपैठ कर रूस की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली थी। हालांकि उस हमले को आखिरकार पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन इसने कुर्स्क को चिन्हित कर दिया, जो एक सीमा क्षेत्र है, को रूस के सबसे अधिक संवेदनशील ओब्लास्ट में से एक के रूप में चिन्हित कर दिया। और अब पुतिन की सबसे बड़ी शर्म की वजह बनी इस जगह की याद उन्हें एक बार फिर दिला दी गई है। रूस ने आक्रमण के बाद से कालिनो को दोहरे उपयोग का एयरफील्ड बना लिया है। कुर्स्क वोस्तोक्शनी एयरपोर्ट वही है, लेकिन कालिनो में छुपा सैन्य एयरबेस रूसी विमानन गतिविधियों में मदद करता है। रूस की सबसे उन्नत वायु रक्षा से सुरक्षित यह एयरबेस उन फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स का घर है जो युद्ध के दौरान यूक्रेन पर मिसाइलें और ग्लाइड बॉम्ब दागते रहे हैं। यूक्रेन को इस बेस के खिलाफ कुछ करना था और 21 जुलाई को खबर मिली कि उसने वही किया। बुनियादी तथ्य बेहद भयावह हैं। यूक्रेन की 15वीं अलग आर्टिलरी टोही ब्रिगेड, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट भी कहते हैं, ने एक घातक ड्रोन हमला किया जिसने रूस के 2 सबसे कीमती हथियारों को नष्ट कर दिया। ब्लास्ट में मिग-29 फाइटर जेट गिरा, जो रूस के लिए शर्मनाक है। यूक्रेन के ड्रोन ने जेट की सुरक्षा के लिए तैनात पेंजर पेंटसिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने एक झटके में 2 अहम टारगेट्स तबाह किए। रूस ने लड़ाकू विमान और कालिनो एयरफील्ड की रक्षा के लिए तैनात शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खो दिया, जिससे यूक्रेन के खतरे से बचाव नहीं हो सका। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा मकसद यही होता है कि आने वाली मिसाइलें या ड्रोन जैसी प्रोजेक्टाइल्स को नष्ट किया जाए। रूस ने कालिनो में पेंटसिर S-1 इसी उद्देश्य से लगाया था। ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के ड्रोन ने वही हथियार नष्ट कर दिया जो उन्हें रोकने के लिए था। इससे एक और हमला हुआ जिसमें मिग-29 भी नष्ट हो गया। जैसा हमने कहा, यह अपमानजनक था। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पोस्ट में हमले की घोषणा की और आगे हमलों की धमकी दी। उस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी आया जिसमें हमलों को इतनी विस्तार से दिखाया गया कि रूस ये नकार नहीं पाएगा कि ये हमले हुए हैं, और ना ही वो अपने पुराने ड्रोन मलबे वाले बहाने का सहारा ले पाएगा कि यूक्रेन के ड्रोन एक और रूसी बेस तक कैसे पहुंच गए और वहां मौजूद कीमती लक्ष्यों को निशाना बना पाए। करीब 50 सेकंड लंबे इस फुटेज की शुरुआत उस टोही कार्य और योजना के अंशों से होती है जो इस हमले को अंजाम देने में लगी थी। हम देख रहे हैं कि बेस मिग-29 और पेंटसिर S-1 की पहचान हो रही है, जिन्हें बाद में यूक्रेन ने निशाना बनाया। हम देखते हैं कि मिग-29 आग में घिरा है, जो सफल हमले का संकेत है। असली आकर्षण आखिरी सेकंड में है। यूक्रेन के ड्रोन से शूट फुटेज में पेंटसिर S-1 निशाने पर दिखता है। ये रूस की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। आप सोच सकते हैं कि यह प्रणाली घूम रही होगी, ड्रोन पर मिसाइलें दाग रही होगी। ड्रोन पास आता है, वायु रक्षा प्रणाली को कुछ पता नहीं चलता। वीडियो फुटेज ठीक उस समय कट जाता है जब ड्रोन टकराने ही वाला होता है, लेकिन संदेश साफ है। रूस का पेंटसिर S-1 मिग-29 की रक्षा नहीं कर सका। ये इतना बेकार था कि यूक्रेन के ड्रोन का जवाब भी नहीं दे सका। क्या यह एक असली सिस्टम था, एक छलावा? क्या फर्क पड़ता है? मुख्य खबर यह है कि यूक्रेन ने अभी अभी कुर्स्क में एक एयरबेस पर हमला किया है, जिसे बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित माना जाता है, और रूस इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। जब हम आंकड़ों में गहराई से देखते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि रूस ने 2 महत्वपूर्ण हथियार खो दिए हैं, ये अपने आप में काफी शर्मनाक है। साथ ही जब हमने कहा था कि ये हथियार बहुत कीमती हैं, तो हम सच में ऐसा ही मानते थे। एक अकेला मिग-29 फाइटर जेट, जब ये सोवियत युग के एयरफ्रेम्स अभी भी बनाए जा रहे थे, तब एक मिग-29 रूस को करीब $25 मिलियन का खर्च पड़ा था। एक पेंटसिर S-1 की कीमत करीब $20 मिलियन है। तो रूस को अभी अभी यूक्रेनी ड्रोन द्वारा किए गए जबरदस्त हमले की वजह से कुल $45 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। और मत भूलिए कि जिन ड्रोन ने ये नुकसान किया, उनकी कीमत इस रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रही होगी। यूक्रेन ने कुर्स्क हमले में किस ड्रोन का इस्तेमाल किया यह नहीं बताया, लेकिन माना जा सकता है कि इसकी लागत ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख डॉलर रही होगी, जो निवेश पर जबरदस्त लाभ है। और इन सब में इन संसाधनों के खोने से होने वाले व्यापक संचालनात्मक प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है। कालिनो अब अधिक असुरक्षित है क्योंकि उसका पेंटसिर S-1 खो गया है, जिससे भविष्य में यूक्रेनी ड्रोन के अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। मिग-29 के नुकसान से रूस के पास मिसाइल और ग्लाइड बम दागने का एक प्लेटफॉर्म कम हो गया। इससे यूक्रेन को कम नुकसान होता है
और जब उस पर हवाई दबाव नहीं होता तो वह जमीन पर रूस को नुकसान पहुंचाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है। 21 जुलाई रूस के लिए अच्छा दिन नहीं था, लेकिन अब तक आप जानते हैं कि यूक्रेनी हमले कैसे होते हैं। यूक्रेन शायद ही कभी एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कलिनो में उपकरण जलने के दौरान यूक्रेन के ड्रोन ने रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में दूसरी जगहों पर भी जोरदार हमला किया। यूरो मैदान प्रेस पूरी जानकारी देता है। होरली खेरसोन के कब्जे वाले क्षेत्र में यूक्रेन ने ब्यूसोल एस रडार स्टेशन नष्ट किया। इस स्टेशन का इस्तेमाल रूसी वायु रक्षा की मदद के लिए नहीं किया जाता था। इसके बजाय रूसी सेना इसका उपयोग समुद्री लक्ष्यों की निगरानी के लिए करती है, संभवतः काला सागर और निप्रो नदी में। ये तटीय निगरानी प्रणाली थी। अब इसके नष्ट होने पर रूस यूक्रेनी समुद्री ड्रोन को क्रीमिया के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद ठिकानों की ओर बढ़ते समय पता नहीं लगा पाएगा। यूक्रेन ने लुहांस्क में कुंद्रयूसा के पास गोला बारूद डिपो और डोनेट्स्क में डेविडिव्स्का के पास लॉजिस्टिक्स डिपो नष्ट किए। जापोरिजिया यूक्रेन के ड्रोन का लक्ष्य बना। 2 नियंत्रण पोस्ट नष्ट हुए, एक कामियांस्के में और दूसरा कोमार में। और कुर्स्क को सिर्फ अपने हवाई अड्डे की चिंता नहीं थी। यूक्रेन के ड्रोन ने कुर्स्क ओब्लास्ट में पोपोवो लोच्ची के पास एक लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस को निशाना बनाया। यह रूस के लिए हवाई आतंक और रक्षा की विफलता की रात थी। मिग-29 और पैंटसिर S1 शो के मुख्य आकर्षण थे, लेकिन कहानी सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं थी। यूक्रेन लगातार रूसी एयरफील्ड्स को निशाना बना रहा है। कलिनो हमले की घोषणा से कुछ दिन पहले यूक्रेन ने बताया कि कब्जे वाले क्रीमिया के साकी एयरफील्ड पर एक सटीक ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये हमला ऐसे लक्ष्य पर किया गया था जिसे यूक्रेन पहले भी निशाना बना चुका है। यूक्रेन ने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन अभियान में हॉर्नेट ड्रोन के उन्नत वर्जन का इस्तेमाल किया। इसका मकसद क्रीमिया को अलग करना है। Su-24M में आग लगने से रूस को एक हफ्ते में 2 लड़ाकू विमान गंवाने पड़े। क्या कुर्स्क में हॉर्नेट के इस नए संस्करण का इस्तेमाल किया गया था या यूक्रेन ने कोई अलग ड्रोन इस्तेमाल किया? यूक्रेन कुछ नहीं कह रहा है, उसे कहने की जरूरत भी नहीं है। जलता हुआ मिग-29 और नष्ट हुआ पैंटसिर S1 ही वो सब कुछ कह देते हैं जो यूक्रेन को कहना है। लेकिन अब हम और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं। इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करना क्यों जरूरी है और युद्ध के व्यापक संदर्भ में यूक्रेन का हमला रूस के लिए क्या मायने रखता है? हम इन सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बटन दबाने और नोटिफिकेशन चालू करने का सबसे अच्छा समय है ताकि आप हमारे अगले कंटेंट को मिस ना करें। आइए कालिनो में यूक्रेन द्वारा नष्ट किए गए उन 2 सिस्टम्स पर वापस आते हैं। आप जानते हैं कि मिग-29 और पैंटसिर S1 आर्थिक रूप से कीमती टारगेट है। इन हमलों से रूसी युद्ध कोष में करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। इन हथियारों की असली कीमत उनकी क्षमताओं में है। अब हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि मिग-29 कोई दुनिया पर दबदबा रखने वाला कोई फाइटर जेट है जो किसी भी देश के बेहतरीन विमानों में से एक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोवियत युग का मिग-29 फाइटर जेट 1970 के दशक में एयर सुपीरियोरिटी के लिए डिजाइन हुआ था और ओडिन के अनुसार इसे F-15 का मुकाबला करने को बनाया गया था। इस जेट के करीब 20 वेरिएंट है, पर स्पष्ट नहीं कि यूक्रेन ने कालिनो में किस वेरिएंट पर हमला किया। मुख्य आंकड़ा यह है कि यह फाइटर जेट बाहरी ईंधन के साथ 1500 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज देता है। यह अधिकतम 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है और इसे विभिन्न प्रकार के मिसाइलों और बमों से लैस किया जा सकता है। लेकिन इनमें से ज्यादातर बातें मायने नहीं रखती जब बात आती है कि रूस मिग-29 का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कैसे कर रहा है। फाइटर जेट्स की भारी संख्या में बढ़त होने के बावजूद रूस अपने ज्यादातर फाइटर्स का इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइलें और ग्लाइड बम दागने के लिए करता है, वो भी फ्रंट लाइन के पीछे से, जैसा कि हम कुर्स्क में देखते हैं, आदर्श रूप से यूक्रेनी क्षेत्र के बाहर से। इसके पीछे एक अच्छा कारण है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत में लड़ाकू विमान भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उसने देखा कि उन विमानों में से दर्जनों को मार गिराया गया जब वे यूक्रेनी लक्ष्यों पर बमबारी करने की कोशिश कर रहे थे। अब तक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 438 विमान खो दिए हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक हवाई वर्चस्व स्थापित करने की शुरुआती कोशिशों के दौरान खोया गया। मिग-29 समेत कई अन्य रूसी लड़ाकू विमान इन शुरुआती नुकसानों में शामिल थे और रूस को अपने लड़ाकू विमानों का उपयोग करने के तरीके को जल्दी से बदलना पड़ा ताकि उनका कोई असर हो सके। इसलिए रूस ने फ्रंट के पीछे से बमबारी की रणनीति अपनाई। रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन की हवाई रक्षा से दूर रहते हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के पास एयरफील्ड्स पर रहना पड़ता है ताकि मिसाइल और ग्लाइड बम दाग सके। फिर भी रूस इसके लिए तैयार है। अब तक ग्लाइड बमों की प्रभावशीलता देखते हुए कुछ लोग मानते हैं कि ग्लाइड बम हमले युद्ध का अगला चरण तय करेंगे। फोर्ब्स का कहना है कि ऐसा ही होगा। विक्रम मित्तल ने 1 जुलाई के लेख में लिखा कि ग्लाइड बम पारंपरिक तोपखाने की जगह ले रहे हैं और किलेबंदी पर दबाव बनाने का मुख्य साधन बन रहे हैं। ये दोनों पक्षों के लिए सच है। रूस के लिए लगातार ग्लाइड बम लॉन्च करने से वह पुराने FAB बमों का उपयोग करके दूर से ही यूक्रेनी बस्तियों पर बमबारी कर सकता है, जिन्हें विंग किट्स की मदद से बदला गया है, जिससे उन्हें अधिक दूरी और ज्यादा सटीकता मिलती है। ये हाल ही में यूक्रेन द्वारा नष्ट किए गए मिग-29 से कैसे जुड़ा है? वह फाइटर जेट कुर्स्क में तैनात था, जो एक सीमा क्षेत्र है।
यह लगभग तय है कि रूस अपने अब नष्ट हो चुके फाइटर जेट का इस्तेमाल अपनी हवाई बमबारी रणनीति के तहत कर रहा था। शायद सुमी और अन्य आसपास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसे मार गिराकर यूक्रेन ने उस हवाई रणनीति पर एक बड़ा झटका दिया है, जिस पर रूस अब और अधिक निर्भर होता जा रहा है। साथ ही यूक्रेन ने यह संदेश भी दिया है कि कालिनो भेजा गया कोई भी फाइटर जेट सुरक्षित नहीं रहेगा, जिससे रूस को अपने अन्य विमान भी हटाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे मिसाइल और ग्लाइड बम अभियान का असर सीमित होगा। फिर है पैंजर पैंट्स सिर S-1। हम इस वायु रक्षा प्रणाली को रूस के सबसे महत्वपूर्ण शस्त्रों में मानते हैं। ये यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ सबसे प्रभावी में से एक होनी चाहिए। ये इतना पोर्टेबल है कि इसे ट्रक के पीछे लादा जा सकता है, जिससे इसे आसानी से अपनी जगह पर ले जाया जा सकता है। पैंटसिर S-1 की मुख्य ताकत उसकी बहुमुखी प्रतिभा मानी जाती है। इस सिस्टम में मिसाइलों के साथ 2 A-38M 30 मिमी एंटी एयरक्राफ्ट गन की जोड़ी है, जिससे लक्ष्य को मार गिराने की इसकी संभावना बेहद अधिक हो जाती है। आर्मी टेक्नोलॉजी का कहना है कि यह संभावना 70 से 95% है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सत्यापित प्रदर्शन या रूसी दावों पर आधारित है। फुली लोडेड पैंटसिर S-1 में गनों के लिए लगभग 1500 राउंड गोला बारूद होता है। ये आर्मर पियर्सिंग, फ्रेगमेंटेशन और हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स जैसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। गनें प्रति मिनट 700 राउंड फायर करती है और इनकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसमें 1257 E-6 वायु रक्षा मिसाइलें भी लगी है। हम यहाँ फायर पावर की बात नहीं कर रहे हैं, यह इसकी बहुउपयोगिता की बात है। पैंजर पैंटसिर S-1 को यूक्रेन की तरफ से आने वाली किसी भी चीज, चाहे वह मिसाइल हो या ड्रोन, से निपटने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कई तरह की गोला बारूद है, जिससे उपयोगकर्ता स्थिति अनुसार मिला सकते हैं। फिर भी कालिनो में पैंटसिर S-1 एक असफल रहा। हम जानते हैं कि यूक्रेन ने पैंटसिर प्रणालियों को नष्ट करने के लिए एक रणनीति बनाई है। यूक्रेन ने इन प्रणालियों से निपटने के लिए नियमित रूप से ड्रोन के पूरे झुंड तैनात किए हैं। यह विचार सरल है, इतने सारे लक्ष्य बना दो कि पैंटसिर को समझ ही ना आए कि कहां फायर करे, या अगर वो फायर करता भी है तो वो सब कुछ रोकने के लिए पर्याप्त फायर नहीं कर सकता इससे पहले कि ड्रोन में से कोई एक हमला कर दे। पर कालिनो में ऐसा नहीं दिखा। संभव है उस बेस के पैंटसिर S नंबर 1 में रडार नहीं था, या वह खराब था, जिससे यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर सका, या रूस के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। पैंटसिर S-1 ड्रोन हमलों से बचाव में इतना प्रभावी नहीं है जितना कहा जाता है। संकेत मिलते हैं कि वास्तव में दूसरी बात ही सही है। प्रावदा ने फरवरी में बताया कि 2025 में यूक्रेनी हमलों से रूस की पैंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों की संख्या आधी रह गई। एक साल में भंडार का 50% खत्म होना दिखाता है कि पैंटसिर S-1 उतना सक्षम नहीं जितना रूस दावा करता है। यूक्रेन की SSU के अनुसार पैंटसिर प्रणालियों का विनाश एक रणनीतिक लक्ष्य था। इसी कारण पैंटसिर प्रणालियों का योजनाबद्ध विनाश एक रणनीतिक लक्ष्य है। दुश्मन की वायु रक्षा भेद कर पीछे दूर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए गलियारे बनाना, जिससे यूक्रेन की रक्षा सेनाओं को सैन्य ठिकानों, गोदामों, हवाई अड्डों और कब्जेदार की अन्य सुविधाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में मदद मिलती है। असली खबर है कि 50% प्रणालियां नष्ट हो चुकी है। ये हमें पैंटसिर S-1 के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो हमें जानना चाहिए। रूस की सबसे उन्नत निकट दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों में होने के बावजूद यह यूक्रेन के बदलते ड्रोन को रोकने में नाकाम है। कालिनो ने अभी अभी इसे प्रत्यक्ष रूप से साबित कर दिया और रूस को एक और अपमानजनक झटका लगा है, जहां एक और महंगी वायु रक्षा प्रणाली को एक ऐसे ड्रोन ने नष्ट कर दिया जिसकी लागत उसकी तुलना में बहुत कम थी। रूस की पैंटसिर प्रणालियों की हानि अब इतनी अधिक हो गई है कि उसे मिसाइलों के लिए अलग अलग प्रकार के ग्राउंड लॉन्चर को मिलाकर हाइब्रिड सिस्टम का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये दिखाता है कि रूस सिर्फ पैंटसिर S-1 ही नहीं खो रहा है, वह उन्हें बदल नहीं पा रहा। यूक्रेन उसे लगातार कमजोर कर रहा है और हर पैंटसिर के गिरने से रूस और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। तो इस सब के बाद रूस की स्थिति क्या है? युद्ध के बड़े परिप्रेक्ष्य में एक रूसी एयरबेस पर MiG-29 और पैंटसिर S-1 का नष्ट होना रूस के लिए शर्मनाक है, लेकिन इससे युद्ध खत्म नहीं होता। पुतिन के लिए चिंता की बात है कि यह हमला रूसी वायु रक्षा की कमजोरी दिखाता है। ये समस्या सिर्फ पैंटसिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रूस के शस्त्रागार में मौजूद हर एक प्रणाली तक फैली हुई है। थॉमस विथिंगटन रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में सैन्य विज्ञान के फेलो इस समस्या को स्पष्ट करते हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है, यह स्पष्ट है। वे इस तरह के हमले का पता लगाने, उस पर नजर रखने और उससे निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है। अगर रूसी वायु रक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव नहीं होता तो यही स्थिति बनी रहेगी, विथिंगटन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ड्रोन एक ऐसी समस्या है जिससे ये रक्षा प्रणालियां निपट नहीं सकती। ये समस्या दूर नहीं होगी, और अगर आपको इसका कोई सबूत चाहिए तो हम एक आंकड़ा पेश करते हैं। 174 यही वह संख्या है जितने रूसी वायु रक्षा प्रणालियां 2026 के पहले 5 महीनों में नष्ट कर दी गई। रूस को 5.4 बिलियन का नुकसान हुआ। यूनाइटेड 24 मीडिया ने 5 जून को बताया। वायु रक्षा में समस्या के साथ रूस ने एक MiG-29 भी खो दिया है।
जो बदला नहीं जा सकता। रूस लड़ाकू विमान बना सकता है, लेकिन MiG-29 का निर्माण पहले ही बंद हो गया था। अगर रूस कालिनो में नया जेट भेजता है तो वह या तो कोई ज्यादा महंगा मॉडल हो सकता है जो खोने के लिए बहुत कीमती है, या फिर उसके मौजूदा और पुराने हो चुके भंडार से एक और MiG-29 हो सकता है। इनमें से कोई भी विकल्प रूस के लिए आदर्श नहीं है। रूस अपने ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट्स को मिसाइल और ग्लाइड बम दागने जैसे अपेक्षाकृत आसान काम के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहता, लेकिन हर सोवियत युग के विमान के गिरने से रूस के पास इस काम के लिए उपलब्ध जेट्स का भंडार कम होता जाता है। इन सबके साथ एक और समस्या भी जुड़ी हुई है। यूक्रेन के ड्रोन लगातार बेहतर हो रहे हैं, जबकि लगता है कि रूस की सारी रक्षा व्यवस्थाएं अब भी उस दौर में अटकी हुई हैं जब ड्रोन युद्ध हावी नहीं था। 17 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन फ्रंटलाइन FPV से डीप स्ट्राइक UAVs तक हैं। 2026 के लिए 1 मिलियन स्ट्राइक का आंकड़ा पार कर लिया है। इस रफ्तार से यूक्रेन साल के अंत तक 2 मिलियन ड्रोन स्ट्राइक पहुंच सकता है, खासकर जब ये हथियार यूक्रेन की 90% स्ट्राइक्स के लिए जिम्मेदार है। कलिनो में जो तरीका काम आया वो हर जगह काम करता दिख रहा है। जैसे जैसे साल बढ़ेगा यूक्रेन को इस रणनीति का और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अब यूक्रेनी सैनिकों को रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिल रही है। अब वे लक्ष्यों की पहचान और हमलों की योजना पहले से तेज कर रहे हैं। शायद यही कालिनो में देखा था, संभावना है। सैटेलाइट इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को बताया कि MiG-29 खुले में था। उसने तुरंत ड्रोन भेजकर उसे नष्ट किया। अब मौके पहले से ज्यादा तेजी से आ रहे हैं। यूक्रेन बार बार साबित कर रहा है कि वह घातक ताकत से जवाब दे सकता है, यह तो तय है। रूस ने अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे फाइटर जेट छुपाने की कोशिश कर फिर शर्मिंदगी झेली, लेकिन दोनों को ही तबाह होते देखना पड़ा। शर्मिंदगी बढ़ती जा रही है। कम से कम ये लक्ष्य ड्रोन द्वारा नष्ट किए गए थे। रूस इसे समझ सकता है, चाहे वह खुश न हो। दूसरी जगहों पर यूक्रेन फ्रंट लाइन को नया आकार देने के लिए बाढ़ के खंभों का उपयोग कर रहा है। उलझन में पड़ गए। हमारा वीडियो देखकर जानिए कि हमारा मतलब क्या है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना याद रखें। हम यूक्रेन के रूस पर हर बड़े हमले को कवर करते हैं, और देखने के लिए धन्यवाद।